हेलो जी, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड की बात करेंगे। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने बीएड में पढ़ रखा है बिल्कुल सब कुछ वही है, लेकिन बीएड में तो हम कितना पढ़ते हैं आप हम दोनों अच्छे से जानते हैं, है ना। तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, है ना। बिल्कुल प्रिंटेड रहेगा, है ना। स्लाइड टू स्लाइड हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जहाँ समझनी चाहिए उसको समझेंगे, जहाँ याद करने का उसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का पहला डेमो हम स्टार्ट कर देते हैं, जो शिक्षण विधिया, टीचिंग मेथड। देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से समझ पाते हैं। बस आप ध्यान रखना, आप आराम से सुनते हुए चलना, आपको हर एक बात आराम से समझ में आती चली जाएगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, सेकेंड ग्रेड के लिए बिल्कुल बहुत ही कम फीस हमने रख रखी है ना, जैसा आप जानते हो। तो जिनको भी सेकंड ग्रेड का कोर्स लेना है वो प्ले स्टोर पे जाओ, लिखेंगे वहाँ पे जीएस प्लेन इंस्टीट्यूट और डाउनलोड कर लो। 1699 मात्र सिर्फ प्राइस है इस कोर्स की, आप आराम से ले लो, जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, बात करेंगे हम लोग शिक्षण विधियां की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको समझाऊं कि ये टीचिंग मेथड एक्चुअल में होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। पढ़ाने की चीज़ की बात कर रहे हैं हम, शिक्षण की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात करें। देखो दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, तो दोनों में चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि साइकोलॉजी में और ये जो आपके टीचिंग मेथड में ना, इंग्लिश में ज़्यादा समझना आसान है। हिंदी में वर्ड इतने मतलब हाई लेवल में चले जाते हैं प्योर हिंदी में, तो आप उसको इंग्लिश में भी देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो, जो टीचिंग जो शिक्षण विधिया होती है, टीचिंग मेथड होता है, वो डिपेंड किस पे करता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, वो टीचर पे और स्टूडेंट पे। तो पहले जो विधियां पढ़ाई जाती थी, जो आज से अगर मैं गुरुकुल के समय की बात करूं, उस वक्त केवल टीचर बोलता था और स्टूडेंट बैठ के सब सुनते थे, जिसे हम व्याख्यान विधि बोलते हैं, लेक्चर मेथड बोलते हैं। लेकिन समय गुजरा और आजकल जो टीचिंग मेथड है वो केवल किसको केंद्रित करता है, किसको सेंटर करता है, वो करता है स्टूडेंट को, विद्यार्थी को करता है। तो यही बोला गया कि भैया जो शिक्षण विधिया होती है, टीचिंग मेथड होती है, वो शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड हो सकती है, विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड हो सकती है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, सहकारी, सहकारी अधिगम हो सकता है। ये क्या, इसका मतलब क्या है? ये बहुत एक नया वर्ड है, जिनमें दोनों का सहयोग होता है। समझ में आ गई बात? एक होता है तकनीक केंद्रित, टीचिंग सॉरी यहाँ पर तकनीक केंद्रित। तो ये जो टीचिंग मेथड है वो टेक्निक है, ये टीचिंग नहीं है, इसको आप टेक्निक कर दें। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के हमारे जो सिलेबस में, इसमें तो देखो कई टाइप के मेथड्स आएंगे, लेकिन जो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो जो मेथड है मैंने उसको एक साथ लिख रखा है, उसको एक साथ देखेंगे और हर एक की अलग अलग चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना, वो भी विस्तार से, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि जो टीचिंग मेथड होता है, तो पहले के ईयर की अगर बात करें, पुराने सालों की बात करें, तो पहले केवल शिक्षक केंद्रित हुआ करता था कि भाई टीचर बोलता रहता था और स्टूडेंट चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, चुपचाप बैठ के सुनता था, क्योंकि वो बोलेगा तो मार खाएगा। बिल्कुल ये पहले ऐसा था, लेकिन टाइम बदला, फिर विद्यार्थी केंद्रित हो गई। और आज भी अगर देखा जाए तो टीचिंग मेथड पूरा किस पे केंद्रित करता है, किस पे सेंटर करता है, विद्यार्थियों पे करता है। फिर दोनों का सहयोग होता है, वो सहकारी और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड बोल सकते हो इसको आप। ठीक है ना। और एक कौन सा, तकनीक केंद्रित, मतलब जो आजकल पढ़ाई होती है कंप्यूटर से, टैबलेट से, फोन से। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी है, तो उसकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग, है ना। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शिक्षक केंद्रित कौन सी है, टीचर सेंटर्ड कौन सी है, विद्यार्थी केंद्रित कौन सी है, स्टूडेंट केंद्रित कौन। ठीक है ना। तो छाटने के लिए बोलते हैं, तो पहली कौन सी है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड है। दूसरी कौन सी है, व्याख्या विधि है। ठीक है। फिर कौन सी है, वर्णन विधि, एक्सप्लेनेशन, जब एक्सप्लेन किया जाता है। ये सब किसके द्वारा होगा, टीचर के द्वारा होगा। बिल्कुल अब पढ़ते वक्त क्वेश्चन करते तो बिल्कुल अपने आप को टीचर समझ लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कौन से मेथड है, प्रश्नोत्तरी विधि, मैं पूछूंगा और आप जवाब देंगे। ठीक है ना। ये भी किस पे बेस है, बिल्कुल शिक्षक पे। अब या तो स्टूडेंट को आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मैं अगले सवाल पे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर कौन सी है, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें।
क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ध्यान रखना ये जो विधियां पढ़ाई गई ये कौन कौन सी है? शिक्षक केंद्रित है। व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, वर्णन विधि, ये सब के सब किस पे केंद्रित है? शिक्षक पे। ये शिक्षक बोलेगा, आप सुनेंगे, शिक्षक एक्सप्लेन करेगा, आप सुनेंगे, शिक्षक क्वेश्चन पूछेगा, टीचर क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे। समझ में आ गई बात? प्रदर्शन करेगा, दिखाएगा, डायग्राम वगैरह को दिखाएगा, है ना। अब उसमें भी कुछ बच्चों को समझ में आता है और कुछ को नहीं आता है। बिल्कुल आगे चल के पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इन वीडियो को आप ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो जाएगा? नेक्स्ट बात करें। चलिए, अगला कौन सा है? विद्यार्थी केंद्र, मतलब जो स्टूडेंट पे सेंटर करती हो, जो स्टूडेंट के लिए ही बनी हो, जो सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड है। और आजकल इसी पे ही चला जाता है कि भाई समझा किसको रहे हो आप, स्टूडेंट को उसी को ही नहीं आ रहा है, तो काय का व्याख्यान, काय का व्याख्या विधि, काय की प्रश्नोत्तरी विधि, काय का क्वेश्चन मेथड कर रहे हो, काय का एक्सप्लेन कर रहे हो। तो पहला है मनोवैज्ञानिक विधि, साइकोलॉजिकल मेथड। देखो साइकोलॉजिकल मेथड एक्चुअली में बात करें, ये PSY है। साइकोलॉजिकल अगर मेथड की बात करें तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी इस पे बनी है। बिल्कुल जो जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, जो हाल फिलहाल 11th का एग्जाम देने वाले, वो बिल्कुल साइकोलॉजी पूरा ही एक अलग चैप्टर बन जाता है, पूरी एक अलग बुक की तैयार हो जाती है इसकी। फिर कौन सी है? प्रोजेक्ट मेथड। फिर कौन सी है? क्रिया आधारित, रिएक्टिविटी बेस पे, ठीक है। फिर कौन सी है? अन्वेंशन विधि, इंक्वायरी अप्रोच, मतलब बच्चा कुछ पढ़ ले उसके बाद में इंक्वायरी करे। इसमें एक्टिव कौन है? बच्चा है। प्रोजेक्ट में कौन होता है? आप जैसे टीचर ने कोई वर्क दे दिया प्रोजेक्ट का, तो बच्चे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं, तो उनमें उनका पार्टिसिपेट होता है। टीचर ने बोल दिया करके लाना है, तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, एनवायरमेंट में देखेगा, वातावरण में देखेगा कि इसको कैसे मुझे करना है। तो आप अपने आप को विद्यार्थी मान के करना, तो आप समझ में आ जाएगा। ये हो गया। तो जो ये मेथड है, ये सब कैसे हैं? विद्यार्थी केंद्र विधि है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। समझ में आ गई बात? इस तरीके से पढ़ते हुए बहुत जल्दी इनको हम खत्म करेंगे। टीचिंग मेथड में बहुत ज़्यादा आप टाइम मत देना, है ना। आप इसको बिल्कुल तरीके वाइज पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, और ये मैं आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स में भी दे दूंगा। आप उसकी टेंशन करना कि नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो जॉब करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जॉब करते हैं, कुछ मेरे साथीगण हैं जो मेरे जॉब करते हैं, है ना, कुछ मेरे मित्रगण हैं जो घर के कामों में व्यस्त रहते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वो नोट्स नहीं बना पाते हैं। उन बच्चों के लिए, उन मित्रगणों के लिए, उन साथियों के लिए, बच्चे जो मुझसे छोटे हैं, जो मेरे बराबर के वो मित्र हैं, और जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे बड़े तो क्या ही होंगे, सब मेरे बराबर ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी बात करेंगे हम लोग। समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपके सामने। कोऑपरेशन लर्निंग मेथड, सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम मेथड की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आएगी? पैनल लर्निंग, पैनल चर्चा। आप देखते हो ना, सेमिनार देखते हो आप, उसमें दोनों लोग का पार्टिसिपेट होता है। समझ में आई बात? जब चर्चाएं होती है, भाई मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलेंगे, तो दोनों एक्टिव रहेंगे। तो ध्यान रखना, पैनल चर्चा। टीम लर्निंग, जब टीम साथ में काम करती है। फिर कौन सा? टीम टीचिंग, दल शिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट कौन सा है? तकनीक केंद्रित, टेक्निक सेंटर्ड मेथड, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर आधारित अनुदेशन की बात करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग की बात करेंगे। वो किस में आ जाएगा? टेक्निक्स में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल आपको याद रहेगा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? शिक्षक केंद्रित कौन कौन से होते हैं? आपने टीचर बेस्ड पढ़ा था, टीचर सेंटर्ड पढ़ा था, आपने पढ़ी व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड पढ़ा था, उसके प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा था, उसके समझ में आ गया। फिर आप किस पे आए? विद्यार्थी केंद्रित आई थी कि भैया कि विद्यार्थी के, स्टूडेंट के सेंटर्ड कौन कौन सी होती है, तो मनोवैज्ञानिक पढ़ा था उसके अंदर आपने, साइकोलॉजिकल पढ़ा था आपने, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मेथड उसके अंदर आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो बच्चों को किस तरीके से प्रोजेक्ट दिया जाए, बच्चा कैसे काम करें, ठीक है। फिर आपने पढ़ा सहकारी कॉपरेशन लर्निंग मेथड, पैनल चर्चा, दल शिक्षण, टीम लर्निंग, टीम टीचिंग, ऐसा बोल सकते हो, बस संयुक्त रूप से जो पढ़ाई होती है, ठीक है ना, जिसमें दोनों लोग एक्टिव हैं, टीचर भी और स्टूडेंट, वो किस में चला जाएगा? आपका टीम टीचिंग में, दल शिक्षण में चला जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा तकनीक केंद्रित, टेक्निक बेस पे कौन कौन सी है? तो टेक्निक बेस पे कौन सी है? CAI, कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर बेस्ड जो लर्निंग पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ, ठीक है।
देखो हम लोग पढ़ते समय वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, हम 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो शुरुआत में बनाएंगे ताकि आप पढ़ने लग जाओ पहले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे हैं। तो जो दूसरी या तीसरी बार देते हैं ना, वो आप 2x की स्पीड में देख लिया करो, लेकिन देखना जरूर, क्या पता कोई नई चीज़ दिख जाए, ठीक है। लेकिन जो नए हैं मुझे उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, जानते ही नहीं कि चीज़ें होती क्या है, तो उनके लिए थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल आपके जो जो टॉपिक्स हैं उनमें से कोई मैं एक टॉपिक उठाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, आराम से बन जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करें। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड की बात करते हैं। तो टीचिंग मेथड मेनली अगर मैं बात करूं तो दो पे ही सेंटर्ड है। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, है ना, तो है क्या वहां पे, टीचर और स्टूडेंट। तो देखो पहला कौन सा किया इसने, शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड, और दूसरा कौन सा है, विद्यार्थी केंद्रित स्टूडेंट सेंटर्ड। इसमें एक परंपरागत विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब पुराने सालों से जो चली आ रही है, तो इसको हमने बोला है कौन सा, परंपरागत विधि या ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आधुनिक विधि है, ये मॉडर्न मेथड है, मतलब जो आज की बात के पहले जमाने के, जैसे मैंने आपको बोला गुरुकुल में क्या होता था, गुरुजी बैठ जाते थे, सामने 10-15 विद्यार्थी थे, ना तो कॉपी पेन था ना पेंसिल थी, कुछ नहीं थी, गुरुजी बोलते थे, बच्चे सुनते थे। अब बच्चे को चाहे याद हो चाहे नहीं हो, उसको सुन के ही याद करना होता। लेकिन आजकल क्या हो गया, कई चीजें आ गई, हजारों चीजें आ गई कि बच्चे को कैसे सिखाना है। पहले सिर्फ बताना था, बता दिया सीखेगा तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आज सिखाना ही है और लर्निंग करवानी है। समझ में आ गई बात, कि भाई करके सीखे, समझ में आ रही, करके सीखने पे बल दिया जाता है आजकल। एक वर्ड है करके सीखना, मतलब खुद कर और फिर सीख। भाई हम डायरेक्शन देंगे लेकिन करके आपको सीखना है। समझ में आ रही बात, तो ध्यान रखिए वर्ड करके सीखना, ठीक है। तो देखो इस परंपरागत या ट्रेडिशनल मेथड में ध्यान रखेंगे, देखो सक्रिय एक्टिव कौन होता है, ज्यादा टीचर एक्टिव होते हैं, लेकिन निष्क्रिय डीएक्टिव तो नहीं बोल सकते हो, पैसिव बोल सकते हो। यहाँ पे कौन रहता है, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स रहते हैं। मान लो डीएक्टिव ही मान लो, मैं बोले जा रहा हूँ, आपके पास ना तो कॉपी पेन है, कुछ नहीं है, आपसे सुने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा व्याख्यान विधि जो होती है, इसके अंदर व्याख्यान विधि पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर में, थोड़ा सा बोरिंग माना जाता है, बिल्कुल बच्चों में बोरिंग माना जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत बोरिंग है। पहले तो भैया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको बैठा दिया जाता था, आंगन में बैठो और पढ़ाई करो, है ना, लुंगी उंगी पहन के। फिर आधुनिक विधि है, इसमें सक्रिय एक्टिव कौन रहता है, विद्यार्थी रहता है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया सवाल, एग्जाम में बिल्कुल आया गया है कि आधुनिक विधि में, आधुनिक मेथड में, टीचिंग मेथड में कौन एक्टिव है, किसको एक्टिव रखा जाता है। तो ध्यान रखना, वो पूछेगा टीचर को, स्टूडेंट को, दोनों को। तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट को, मेन स्टूडेंट फोकस है आजकल टाइम, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब देखो विज्ञान की कौन कौन सी विधियां, अब देखो विधियां या मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कौन कौन से, जब अपना सिलेबस देखोगे ना तो सीरियल वाइज आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आप सिलेबस खोल के देखना। सबसे पहले मिलेगी आपको व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, फिर कौन सी बनेगी आपको, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करेंगे, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे, उपागम एवं निगमन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, 100% मिलेगा। हम एक काम करेंगे, जैसी एक यूनिट खत्म होती है, वैसे आपके जितनी भी यूनिट से, जैसे एक यूनिट खत्म हो गया, जैसे पूरा खत्म हो गया, तो इसकी क्वेश्चन से कर लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन बना लूंगा, जो भी 50-60 बनेंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक बात। तो ये ध्यान रखेंगे, व्याख्यान विधि जो अपने साइंस की पढ़ने वाली बात है, विज्ञान की विधियों में हम मेथड ऑफ साइंस की बात करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारी विधियां होती हैं, जो अभी आपने देखा ना, अलग अलग डिवाइडेशन किया था, उसमें अलग नाम भी पड़े होंगे, लेकिन हमारे साइंस में कौन कौन सी, हम केवल उन्हीं की बात करेंगे, जो हमारे सिलेबस में केवल उन्हीं की बात करेंगे, फालतू किसी विधि की बात नहीं करने वाले। अगर आता है तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया फिर तो, लेकिन जनरली नहीं आता है, हम लोग इन्हीं मेथड्स की बात कर लेंगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, क्योंकि यही हम रेगुलर पढ़ने वाले हैं, यही मैं आपको रेगुलर बताने भी वाला हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर हम
जो नेक्स्ट विधि हम पढ़ने वाले हैं वो है अन्वेंशन इंक्वायरी की बात करेंगे, जो बच्चा करता है अपने टीचर से इंक्वायरी करता है। खोज अनुसंधान विधि, डिस्कवरी या ह्यूरिस्टिक मेथड भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन की बात करेंगे, दल शिक्षण की बात करेंगे, बहुसंवेदी शिक्षण सहायक समय की बात करेंगे, मल्टी सेंसरी टीचिंग एड्स की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे जो ऐड आ रहा है, ऐड, ठीक है ना, ऐड मतलब जो चार्ट हो गया, डायग्राम्स हो गए, मॉडल हो गया, है ना, ह्यूमन बॉडी की संरचना हो गई, लेबोरेटरी में लटका रखी है, हम बायोलॉजी के हैं, है ना, तो हमारी लेबोरेटरी की जो साइंस की लेबोरेटरी होगी उसमें क्या होगा, बिल्कुल एक बॉडी लटका दी जाएगी, वो क्या होगा, ऐड ही तो हो गया, समझ में आ गया। तो ऐड की बात करेंगे, सामग्री की बात करेंगे, ठीक है ना, चार्ट लटका हुआ मिलेगा, केमिकल कंपाउंड लिखे हुए मिलेंगे आपको, है ना, आपको कॉनिकल फ्लास्क मिलेगा, आपको कई तरह की वॉश बोतल वगैरह का, है ना, वॉच ग्लास वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। वो सब एक्चुअली है क्या, ऐड है, हम उनसे आराम से देख के सीख जाते हैं। जब टीवी पे ऐड आता नहीं देखते हो, बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। और नीचे जो लिखा होता है ना, फटाफट बोल देता है दिए गए निर्देश पढ़ने लायक नहीं है, छोटी छोटी लाइन में नहीं है, तो बिल्कुल बाइबल लिखा होता है कि ये देखो, कभी तुमने तंबाकू का जब भी आता है बिल्कुल जोर से फटाफट बोलेगा, पूरा ऐड में दिखाएगा बड़ा बड़ा, और छोटा छोटा लिख देगा तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है। वो कैसे लिखेगा, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है, बात खत्म, आपका ध्यान नहीं जाता है, वो बोल भी तो फटाफट देता है, लेकिन आपको ऐड पे ध्यान जाता है, ठीक है ना। तो टीचिंग में ऐड का बहुत बड़ा उपयोगिता, आपने बीएड में भी कर रखा होगा, ये बात याद है, ब्लैक कलर का लेके जाते हो, वो ऐड ही तो है एक तरीके का, और क्या है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहली विधि की बात करते हैं, व्याख्यान विधि की, लेक्चर मेथड की। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि लेक्चर मेथड किस पे डिपेंड करती है, कंफर्म है टीचर पे करती है, क्योंकि व्याख्या करेगा कौन है, किस चीज को बताएगा कौन, टीचर ही बताएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, इसमें बोलेगा कौन एक्टिव होता है, तो टीचर एक्टिव होता है, कौन निष्क्रिय रहता है, पैसिव कौन रहता है, तो स्टूडेंट रहता है। पहला सवाल तो ये बनता है, तो ध्यान रखना इस मेथड में ज्यादा एक्टिव कौन रहते हैं, आपके टीचर साहब रहते हैं, लेकिन पैसिव फॉर्म में कौन मिलते हैं, निष्क्रिय कौन होते हैं, निष्क्रिय स्टूडेंट। तो पहले ये शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि है, इट इज ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आदर्शवादी विचारधारा की देन है, मतलब पुराने लोगों की देन है ये। चलिए, इसमें शिक्षक सक्रिय और विद्यार्थी स्टूडेंट गौण या इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव की जगह एक अच्छा वर्ड है पैसिव, आप ये वर्ड लिख दो, क्योंकि इनएक्टिव तो रहता ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं सारे इनएक्टिव रहते हैं, पर एक पैसिव का मतलब था चुपचाप सुनेगा बैठ के, है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बीच में नहीं बोलोगे, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप क्लास में कुछ बोल देते हो और टीचर पढ़ा रहा है, वो तुरंत डांट देगा आपको, आप भी ऐसा ही करते हो अगर पढ़ाते होंगे जो, ठीक है जी। चलिए, यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण करवाती है, मेमोरी लेवल टीचिंग मेथड है। मेमोरी लेवल का मतलब क्या है, मैं बोले जा रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है, तो स्मृति स्तर, समझ में आगे बात, ध्यान रखना, मेमोरी लेवल टीचिंग मेथड ये। इसका मुख्य आधार या मेन बेस क्या होता है ना, कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो ये होता है अभिप्राय, ओपिनियन बनाओ, फिर आप संप्रेषण करो, फिर आप क्या करो, कम्युनिकेशन करो, फिर जो सूचना है ना उसको क्या करवाया जाता है, ग्रहण करवाया जाता है, रिसीव इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई चीज है, मैं उसका लॉजिक समझाऊंगा, ये है क्या, इसका अभिप्राय क्या है, अभिप्राय क्या है, इसका ओपिनियन क्या है इसका, फिर मैं क्या करूंगा, आपको इसको व्याख्या करूंगा, आपकी तरफ में भेजूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, कम्युनिकेशन, संप्रेषण करूंगा, सुनाऊंगा, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, इसको आप ग्रहण करोगे, क्या करोगे, सूचना क्या करोगे, ग्रहण करोगे, रिसीव इन्फॉर्मेशन करोगे। तो ये ध्यान रखना, अभिप्राय के बाद संप्रेषण, संप्रेषण के बाद में सूचना ग्रहण, ये आप सीक्वेंस ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लेगा कि व्याख्यान विधि में मुख्य आधार या बेसिक क्या है, इसका बेस क्या है, आपको पॉइंट्स बना के दे देगा कि भैया सबसे पहले क्या किया, अभिप्राय समझाया, अभिप्राय, फिर क्या किया, संप्रेषण किया, फिर क्या किया, ग्रहण किया। तो अब ये तीनों सीक्वेंस टाइप में, क्लियर है। चलिए, तो आप फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रोज का आराम से एक मेथड खत्म करेंगे, कभी 2 खत्म करेंगे, कभी 3 खत्म करेंगे, पर इसका सिलेबस मैं आपको बहुत जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे लिखना नहीं है, क्योंकि अगर ये सब मैं लिखूंगा तो यहीं तक मेरे को आधा 1 घंटे का लग जाएगा, जहां 1 घंटे का टाइम लगेगा वहां पे आधे घंटे का ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो लिखने का काम नहीं रहेगा, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और हाँ भाई, अगर कोई नया स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ा है, कोई नया मित्र, नया कोई भाई जुड़ा है जिसको पढ़ना है सेकंड ग्रेड की, बहुत अच्छे से तैयारी करानी है, कि जैसे देखो साइंस की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है ना, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हो। कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे डेमो वीडियोस है, आप बिल्कुल वो देख सकते हो, है ना। देखने के बाद ही आप ज्वाइन करो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वैसे ही चल रहे हो, आप ज्वाइन करो। और कैसे ज्वाइन करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, लिखो लैब
सॉरी माफ़ करना, लिखना GS प्लेनेट इंस्टीट्यूट लिखना, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट आप जैसे ही खोलोगे तो वहाँ लिख जाएगा लैब असिस्टेंट दिखेगा, फिर सेकंड गेट दिखेगा, आपको सेकंड गेट का परचेस कर लेगा। ठीक है, बहुत कम रेट है 1699, कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है, और पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, पूरा जो भी टॉपिक है इसके अंदर सब कुछ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, इसमें ध्यान रखना, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, बार बार, है ना। देखो इसमें क्या है, शिक्षक क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, विद्यार्थी श्रोता एक ऑडियंस की तरह बिहेव रहता है। होता है ना कि मंत्री बोल रहा होता है, लोग आते हैं सुनते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि पीएम मोदी कुछ बोल रहे हैं और आप वहाँ पे बीच में खड़े होकर उनका विरोध कर दो, नहीं कर सकते ना, बस आप जयकारे लगा सकते हो। बिल्कुल बस वो वाली बात है। तो टीचर भी यहाँ पे जस्ट लाइक पीएम, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा बल दिया जाता है, प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि मेरे को जब चैप्टर स्टार्ट करना है, जब टीचर स्टार्ट करता है तो आप देखते हो वो पूरा क्षमता लगा देता है अपनी प्रेजेंटेशन में, ज़्यादा फोकस उस पर होता है उसका। उसको ये मतलब नहीं होता है, ज़्यादा मैंने जहाँ तक नोटिस किया, या मैं अपनी भी बात कर लूँ या मैं अपनी भी आपकी भी बात कर लूँ, तो एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, तो आपको भी लगता होगा पढ़ाते वक्त कि यार शुरुआत के 2-3 लाइन को तो बहुत अच्छा आ रहा है, बीच में 3-4 को बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आपको भी नोटिस होता है कि जो पीछे की लाइन जो बैठी है ना, उसको थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन आप रुकते नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि उसको समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, नहीं भैया आप तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना सा पढ़ा के पहले उनको समझा के आऊंगा फिर आगे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करते हो ना, आप रेगुलर चलते हो, क्योंकि आपको ये बात पता है। सोचो कितनी अजीब बात है कि आपको ये पता है कि उसको नहीं आया उस बच्चे को समझ में, फिर भी आप आगे कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो, और वो बच्चा हाँ में हाँ मिलाता रहता है, लेकिन वो हाँ में हाँ मिला रहा है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जानते हो उसको नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? बिल्कुल सबके साथ होता है, हम सब पढ़ाते हैं स्कूल वगैरह में, तो बिल्कुल ये होता है ना, जो स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में, है ना। चलिए भैया नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्याख्यान परियोजना हेतु रूपरेखा क्या है। मतलब कहने का यहाँ पे बहुत सिंपल सा मतलब है, देखो यहां जो बता रहा हूं व्याख्यान परियोजना हेतु रूपरेखा, मतलब जब आप व्याख्या करने जाओगे, जब आप लेक्चर दोगे, है ना, तो आप उसका क्या सिस्टमेटिक ढंग बना के लेके जाओगे क्लास, है ना। तो देखो इसका उद्देश्य क्या होता है, व्याख्यान का उद्देश्य क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है ना। तो देखो इसका बहुत सिंपल है, पहले प्रकरण की प्रस्तावना, जो प्रकरण का मतलब क्या, चैप्टर को स्टार्ट कैसे करना है। देखो जब भी आप बीएड में पढ़ाते हो, आप देखते हो वहाँ पे जब आप बीएड का लेक्चर देने जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ज्ञान करवाओ अवबोध कराओ, पढ़ा था, बिल्कुल हम भी इसको पढ़ेंगे कि पहले ज्ञान फिर कैसे क्या करना है ना। तो जब चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है तो प्रस्तावना कैसे स्टार्ट करना, बिल्कुल आप पॉइंट भी डालते हो, जिसने बीएड कर रखी हो जानता है, ठीक है ना। प्रस्तावना करोगे, फिर क्या लिखेंगे, व्याख्या का मुख्य अंश क्या है, मतलब किस बात को बताना चाह रहे हो। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया। जैसे मेरा मान लो कोई बुक, मेरा कोई चैप्टर है, मान लेते हैं पॉपुलेशन, है ना, जनसंख्या की बात है, तो मेरा उसके ऊपर पॉइंट क्या रहेगा, मैं उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट बना सकता हूँ। भाई पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, एक ये पॉइंट बन सकता है कि भैया इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला, इससे क्या अच्छा होने वाला, अच्छा तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, इससे क्या क्या हानियां हैं, पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकता हूं, ये भी मेरा एक पॉइंट हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे लॉज बना दिए जाएं, कौन से ऐसे कानून बना दिए जाएं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, व्याख्या का मुख्य अंश हो जाएगा, मेन पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, समझ की बात। व्याख्यान उदाहरण चित्र प्रदर्शन, लेक्चर एग्जाम्पल डायग्राम के बाद डोमेंस्ट्रेशन की बात करेंगे, ये वर्ड गलत हो गया है ना, प्रदर्शन है, डोमेंस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, DOM कर देना, बिल्कुल नहीं DOM कर दो सही रहेगा, डोमेंस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब आप लेक्चर देते हो ना तो अपने साथ में कुछ रखा करो, है ना। आप देखो अगर आप पढ़ते हो, आप भी जब बीएड में गए होंगे लेसन देने के लिए, तो आपने एक बार देखा होगा, आप एक चार्ट लेके आते हो ना, वो ब्लैक बोर्ड वाला लेके आते हो, या फिर ब्लैक बोर्ड वाला नहीं तो बिल्कुल सिमट जाता है इस तरीके से, आप उसको भी लेके आते हो, ब्लैक चार्ट से बोलते हो, आप उसको लेके आते हो। आप कई स्टूडेंट को मैंने देखा भी है, आई थिंक मैं अगर जब मैंने बीएड की थी, बिल्कुल मैंने बीएड 4-5 महीने में भी गया था, ऐसी बात नहीं है नहीं मैंने बिल्कुल पूरी की है, 1 साल की थी मेरी, सीखा था मैंने इसके अंदर, बहुत कुछ सीखा था कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सीखा करो, तो जहाँ नॉलेज मिल जाए उसको सीखा करो। तो बिल्कुल उसमें चार्ट वगैरह को लेके जाते थे, है ना, कि भैया देखो इससे आसानी होगी, बच्चे का ध्यान जाता है, आप बिल्कुल बोलते रहोगे ना तो बच्चा बोर होता चला जाएगा। जैसे अगर मैं इसी मैटर को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर देता, लिख के, या मैं कोई कलर वगैरह नहीं डालता, तो आपका ध्यान नहीं जाता। जब भी आप नई स्लाइड देखो, अरे वाह ये तो अच्छी स्लाइड है, आया ना, वाह वर्ड आया ना, बस वही चाहिए होता है। ठीक है जी, चलिए लास्ट में क्या करेंगे, सारांश एवं समाधान, समरी एंड कंक्लूजन निकाल कि भाई अब तक मैंने जो पढ़ा है
उसका सारांश क्या है, उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ही क्या है आपका व्याख्यान का उद्देश्य। और ये आपसे चारों पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपके एक ही टॉपिक बोलेगा इनमें से कौन सा व्याख्यान का उद्देश्य नहीं है, समझ में आई बात। तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है ना, कौन सा इनका एम नहीं है। क्लियर है, आगे बात कर लें। स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का, तो ध्यान रखेंगे। व्याख्यान विधि की विशेषताएं क्या है, इससे लाभ क्या होता है। देखो इससे सबसे बड़ा अगर मैं लाभ आपको बताऊं, है ना, जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूं केवल, तो इससे सिलेबस मेरा जल्दी चला जाएगा, समझ में। बच्चे को क्या होता है, उसका स्मृति स्तर बढ़ता है, बच्चे की सोचने की पावर होती है ना, देखो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, होता है ना। आप सुनते हो, एक होती है हेट ऑफ स्पीच, सुनते हो, कई लोग आते हैं यूट्यूब पे, आते हैं फेसबुक पे, आते हैं और बहुत गलत बात करते हैं, मतलब अपने इन्फ्लुएंस में बच्चों को ले आते हैं। सुनते ही वो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उनके सीधा मस्तिष्क पे इफेक्ट डालते हैं। कहते हैं ना, तभी कहते हैं ना, जब बोलना होता है सोच समझ के बोलना चाहिए इंसान। तो बिल्कुल वही है व्याख्यान विधि, तो वही है, वही चीज है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बिल्कुल यूजफुल फॉर हायर एजुकेशन। बिल्कुल छोटे बच्चों को बैठा दो, है ना, आप बिल्कुल ABCDEFGHIJK LMNOP QRSTUWXYZ करके चले जाओ फर्स्ट क्लास में जाके, जीरो क्लास में जाके, जो उसकी नर्सरी क्लास होती है, वो सीखिएगा कि नहीं ना। लेकिन हाँ, आप ए फॉर एप्पल, एप्पल का डायग्राम दिखाओ, बी फॉर बॉल, बॉल का डायग्राम दिखाओ, सी फॉर कैट, कैट का डायग्राम दिखाओ, तो बच्चा समझेगा। इसका मतलब ये हायर एजुकेशन के लिए जरूरी है, और ये बालकों को ध्यान केंद्रित, अटेंशन पावर सिखाती है। कभी कभी आप भी देखते हो ना, कोई बहुत अच्छा टॉपिक होता है ना, और आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, बच्चा आपकी तरफ देख रहा होता है ना, और बोरिंग सा होता है ना, बच्चा कोई इधर देख रहा है, कोई बात सी मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसा होता है ना। क्या पता मेरी भी किसी लेक्चर में आपके साथ हो, है ना, पर मैं कोशिश करूंगा कि नहीं हो, आपको मजा आए, ठीक है। चलिए, विद्यार्थी वैज्ञानिक सामग्री, साइंटिफिक मेटेरियल तथा उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें क्या बोला, ये हटा दो, वैज्ञानिक सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। साइंटिफिक मटेरियल मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, ना मुझे चार्ट की, मॉडल, किसी भी जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप इसको बहुत अच्छा बनाना चाहते हो अपने व्याख्यान विधि को, आप अपने इस मेथड को, जैसे क्लास में जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ाते हैं, ठीक है, सुना है, तो कुछ मॉडल्स आते हैं उसको समझाने के लिए। आइसोमेरिज्म पढ़ाते हो, समझाते बड़ा मॉडल चाहिए। आप जैसे बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो अगर आपके पास अपने पाचन तंत्र का, रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र का अगर आप डायग्राम है, मॉडल है, बच्चों को सिखाओ, तो देखो बेटा ऐसे होता है, ऐसा, तो उसके दिमाग में चीज़ छपती है। लेकिन इस विधि में ज़्यादा ऐसा यूजफुल नहीं है। आप चाहो तो वैसे ही आप श्वसन तंत्र पूरा बोर्ड पे वैसे ही पढ़ा सकते हो। कुछ लोगों को देखा बिना डायग्राम के ही पढ़ा देते हैं, होता है ऐसा। कम समय में अधिक ज्ञान का स्थानांतरण, बिल्कुल बहुत कम टाइम में। जैसे मैं भी अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं अगर आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो देखो ना, बहुत कम टाइम में मैं एक एक पॉइंट को बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत नॉर्मल टाइम। अगर मैं यही सब लिखूँ तो बोर्ड पे, यही सब आपको दिखाऊं तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम खराब होगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं मितव्ययी विधि, फ्रूगल मेथड है, ठीक है ना। कम समय में पाठ्यक्रम समाप्त, इसी से आजकल मतलब होता है? अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, सबसे ज़्यादा मतलब ही इसी से ही है कि भैया आपको अपना लेक्चर बहुत जल्दी खत्म करके आना है, सिलेबस करवाना है। सिलेबस करवाना है तो लेक्चर लो तो फटाफट लो, बोलते चलो, बस चुप मत रहो, बैठो भी मत, है ना। चलिए जी, तो व्याख्यान विधि की विशेषताएं, लाभ है, गुण में आता है, ये सब चीजें ध्यान रखें, ठीक है ना। देखो आपस मेरी बातों को सुनते रहे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा कहूंगा कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बस पूरी दुनिया पढ़ा चुकी है, बहुत बार पढ़ चुके हो। बस आपको मेरी बातों को सुनना है, इनको याद व्याद नहीं करना है। बस आप अपने पे लेके थोड़ा सोचोगे ना, आप याद कर लोगे आराम से, क्योंकि मेरा जो काम है ना, आपको याद करवाना है बस, और कुछ नहीं। हाँ भाई, क्या बोला गया है कि भैया व्याख्यान विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को बोर नहीं होने देना। उनको ऐसा फील मत होने दो कि भैया अब तो तुम बोर हो चुके हो, तो हंसी मजाक करते रहो, है ना। उनका कॉमेडी की कुछ बातें लेके आओ अपने पढ़ाने में, है ना। कभी कभी लेक्चर देते हो तो ऐसा भी होता है कि 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो जरूरी नहीं था आप 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली पढ़ाते चलो, वो टीचिंग नहीं होती है। जिसमें बच्चा आपका बोर नहीं हो, वो टीचिंग होती है, ठीक है। तो हास्य, गहनता, तर्क, उत्साह से अधिक प्रभावी हो, मतलब आप उसको दिखाओ, आप उसको समझाओ, अलग अलग तरीके ढूंढो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो और उसको कनेक्ट करो बच्चे के साथ में, है ना। तो बहुत मजा आएगा आपको, बहुत एंटरटेन होगा। देखो बच्चों को जब समझ में आता है ना, जब हमारे सामने जो बैठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, सरल और सुविधाजनक है, ईजी और कन्वीनियंट है, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। आपको आपका लेक्चर तैयार करना, आपको सुना देना, ठीक है। अन्य विषयों के साथ सहज समझ स्थापित कर सकते हो, कोरिलेशन, बिल्कुल एक लेबोरेटरी मेरे पास में,
ना, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है ना। तो मैं क्या करूँ, कोलेट कर सकता हूँ सब सब्जेक्ट को आपस में, है ना। कभी कभी होता है कि पढ़ते वक्त हमें कभी किसी और सब्जेक्ट का ज्ञान भी बच्चों को दे देते हैं, पर अब बिल्कुल आप पढ़ते हो, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाओ, है ना, तो आप कहते हो ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में घुलती है, कितने गुना घुलती है, कैसे घुलती है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है और ये बायो में भी पढ़ा जाता है। क्या स्पीड होती है, CO2 ज़्यादा घुल जाती है ब्लड में, CO कार्बन मोनोऑक्साइड उससे ज़्यादा घुल जाती है ब्लड में, ये सब उसकी केमिस्ट्री है। देखिए हम उससे बायो से रिलेट करते हैं और बायो को केमिस्ट्री से भी करते हैं। जब आप पढ़ते हो DNA RNA, आपको पता है आप एक बायो मॉलिक्यूल नाम का चैप्टर पढ़ चुके हो, है ना, वो केमिस्ट्री में भी है और वो बायो में भी है, दोनों का कोरिलेशन होता है कि नहीं होता है, टीचर करता है कि ये आपकी बायो में पढ़ोगे, DNA RNA के बारे में जो उसकी बायोलॉजी आप बायो में पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। नवीन विषय वस्तु की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने की प्रेरणा, मोटिवेशनल टू प्रेजेंट, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब बच्चा सीखने के बाद में होता है ना, कभी कभी एक नई थिंकिंग को वो ले आता है, आप सिखाए, आप चले गए, आप बच्चों को बोलो कि अपना ज्ञान दो, वो क्या करेगा, अपनी तर्क शक्ति से, अपने दिमाग से एक नई प्रेजेंटेशन बना सकता है। ये जी क्लियर है, नोट कर लीजिए। हो गया यहां तक, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या क्या है, जो आपका ये मेथड है उसकी क्या क्या असीमाएं हैं, मतलब कहां तक ये सीमित रह सकती है ना। देखो पहला है, शिक्षक तो सक्रिय लेकिन छात्र निष्क्रिय, टीचर एक्टिव होता है बट स्टूडेंट कैसा है, पैसिव है। जो सबसे खराब बात है, क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है ना, तो केवल 50 के लिए ही ज्यादा अच्छी है, जो दिमाग से बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर दिमाग से थोड़े से कमजोर हैं, बिल्कुल वीक हैं, वो उनके लिए मेथड है ना थोड़ा सा बहुत गलत हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए खास कर देखा जाता है, तो 5th क्लास से नीचे वाले बच्चे, उनके ज़्यादा जनरली मेथड बहुत ज़्यादा बोरिंग माना जाता है। इसलिए आप देखते हो प्ले स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा खिलौने रखे जाते हैं, ये सब यहीं से तो आया है। अगर ये सब नहीं होता ना, मैं सच बताऊँ ना आपको, आज 100 में से 90% बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं। तो ये सब मेथड्स अगर आज नहीं होते ना, इसके बाद फिर नया मेथड आया, क्यों लाना पड़ा, क्योंकि बच्चों की सीखने की पावर कम होती चली, ठीक है, इसलिए नए नए मेथड को आए। ये विधि विषय को अधिक महत्व देती है, बिल्कुल सब्जेक्ट को ही देती है, कि जो आप मैं सब्जेक्ट पढ़ा मैं उसी को देऊंगा, मैं बाकी मुझे व्यवहार बाहरी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, एनवायरमेंट से क्या फर्क पड़ रहा है कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात। छात्रों को स्वयं तर्क व चिंतन का अवसर नहीं, स्टूडेंट डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू रीजन एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन। मतलब इसमें बच्चे का तर्क व चिंतन का हमें कोई मतलब नहीं, जो मैंने पढ़ा है बच्चे को उतना आना चाहिए, वो उसके अलावा क्या सोच रहे हैं वो मुझसे क्लास में पूछ सकता है, कितना पूछेगा, 1 पूछेगा, 2 पूछेगा, तीसरे बार खुद शर्मा जाएगा, वो नहीं पूछेगा मुझसे। तो उसके विचार क्या है, उसके तर्क क्या है, वो अधिकतर नहीं सुना जाता है, इस मेथड में नहीं सुना। क्लियर है, चलिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व वैज्ञानिक विधि से समस्या समाधान करने का प्रशिक्षण नहीं मिलता है। बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच एंड साइंटिफिक मेथड डू नॉट टेस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विधि, मान लो किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ उसके साथ में, ये यहाँ पे नहीं सिखाया जाता है। पहले के टाइम में बिल्कुल आपको लेक्चर देना है, आपने एक लेक्चर दिया, आप चले जाओ। बच्चे को कैसे समझाना है, अगर उसको नहीं आ रहा तो मैं और कौन सा तरीका अपना सकता हूँ। तो ये जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो इस विधि में काम नहीं करते, आगे चल के काम करेंगे, जहाँ पे हम बहुत सारे मॉडल्स लेंगे, ऐड लेंगे, है ना, तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखोगे इन पॉइंट्स को। शिक्षक का एकाधिकार, टीचर मोनोपोली है भैया। हाँ, टीचर ने जो समझा दिया, जो बोल दिया वो शाश्वत सत्य है, उसे झूठ नहीं है, और जो उसने बोला वो आपको आना चाहिए। तो बिल्कुल टीचर पे डिपेंड करता है ये मेथड, ठीक है ना। अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, मतलब ये साइकोलॉजिकल मेथड नहीं, असाइकोलॉजिकल मेथड है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल मेथड में पूरा ध्यान बच्चे पे ही रहता है कि मेरे को बच्चे को समझाना है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। शिक्षण बिंदु पर बने, टीचिंग पॉइंट पे कोई भी ध्यान नहीं है इस मेथड का। आया, लेक्चर दिया और चला गया। आपने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल शिक्षण बिंदु पढ़ रखे हैं आपने जब बनाया होगा बिल्कुल एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से आपने इसमें मॉडल भी डाले होंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलते जरूर हैं कि व्याख्यान विधि में आप मॉडल का यूज़ किया करो, लेकिन जनरली लोग नहीं करते, और बिल्कुल ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाता बड़ी क्लासेस में, छोटी क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता। छोटी क्लासेस में ठीक है मैं लेके चला जाऊँगा, बड़ी क्लास में क्या लेके जाऊँगा।
समझ में आ रही है यहाँ तक बात? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, बस आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। और यही एग्जाम में आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा रॉन्ग है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, ये बढ़ जाए। तो यहां तक जितना आपने पढ़ा है उतना आप चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो आपने आज जितना पढ़ा, अभी मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, है ना। पहले आपके बाद आपको समझा जाएगा, आपको जाना जाएगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है, तो वैसे इसको हम बढ़ाते चलेंगे। लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि जो नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नया मेथड है, उन्होंने कभी नहीं पढ़ रखा है, तो मुझे पहले शुरुआत से थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। लेकिन जैसी रफ्तार आई तो आप जानते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ के फिर याद करनी है ना। और मैं आपको फिर बोल दूं कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पूरा पढ़ने के बाद में, हम इसके क्वेश्चन सीरीज को लेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, प्योर इंग्लिश नहीं लिखूंगा किसके, लेकिन हाँ वर्ड्स आप समझो। एकाधिकार मोनोपोली आप समझते हो, आपने सुना भी होगा कि ये तो भैया गवर्नमेंट की तो मोनोपोली है, गवर्नमेंट जो मर्जी करती है अपनी मोनोपोली ले आती है, सुनते हो ना। भाई पेट्रोल दाम 80 रुपये बढ़ा दिए, उसकी मोनोपोली उसने कर दिया। आज उसने आपका शिक्षा का अधिकार छीन लिया, तो सरकार की मोनोपोली है। वही तो क्या है, मेरा एकाधिकार है, सिर्फ मेरा अधिकार है उसके ऊपर। तो इस मेथड में भी किसका अधिकार होता है? टीचर का होता है, ठीक है। तो आपने देखो सिंपल कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक बार फटाफट मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत सिंपल सी बातें बोली है। और मैंने आपको एक बात और बताई कि आज के टाइम में, इस मॉडर्न टाइम में, टीचिंग जो मेथड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है? वो बच्चे के लिए बनाया जा रहा है, ना टीचर के लिए, ना एनवायरमेंट के लिए, ना समाज के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चा सीखेगा तभी वो समाज और एनवायरमेंट बनाएगा अच्छा, वरना तो बिगाड़ देगा, आप तो जानते हो अच्छे से हैं। तो शिक्षण विधिया जो डिपेंड करती है शिक्षक पे रहती है केवल। जो शिक्षक पे वो बहुत ही बोरिंग टाइप मानी जाती है, स्टूडेंट पे होती है, स्टूडेंट उसको फील करता है। कोऑपरेटिव मतलब दोनों के सहयोग से होगा। और टेक्निक में आप जानते हो आजकल कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप वगैरह से पढ़ाई होती है। शिक्षण में आप जानेंगे व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, इंटरप्रिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड पढ़े थे आप, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की विद्यार्थी के अंदर मनोवैज्ञानिक के प्रकार से बताया, जो मॉडल के हिसाब से प्रोजेक्ट बच्चा जो घर पे करता है, लेके जाता है, केवल उसमें उसी का रहता है। टीचर को बस बोल देगा भैया तो प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाना हो तू सोचा, इसमें बच्चा अपना दिमाग लगा, ठीक है ना। क्रियाधारित अन्वेंशन, इंक्वायरी, बच्चा पढ़ के आ गया, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया गांधी जी के ऊपर, अब बच्चा सोचेगा गांधी जी क्या थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या करते थे, हैं क्या हमारे तो ही नहाते थे या हमारे तो ही धोते थे, हैं बिल्कुल इस तरीके से, है ना। एक मजाक की बात है क्योंकि इस व्याख्यान विधि को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो इसी ने मुझे बोला है कि पढ़ाते वक्त आप थोड़ा हास्य की बात जरूर कर लेना, बच्चों को बड़ा मजा आता है। अब मुझे नहीं पता, आते नहीं तो आप कमेंट में मुझे बताना। कोऑपरेटिव लर्निंग में दोनों का सहयोग होता है, टीम लर्निंग होती है। अब टीम में टीचर भी होगा और स्टूडेंट भी होगा, दल शिक्षण बोल सकते हो और टीम टीचिंग बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में बात करूं तो मेनली दो ही पार्ट है यहाँ पे। अगर मैं स्कूल कॉलेज की बात करूं, क्योंकि हमारी पढ़ाई वहीं तो है, तो वहाँ पे शिक्षक हो सकता है, वहाँ पे यहाँ पे फोकस किस पे? टीचर पे। टीचर आएगा, बोलेगा, चला जाएगा, चाहे समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो। लेकिन यहाँ स्टूडेंट है भैया, पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर हमने विज्ञान की विधियों की बात की, इसके अंदर बहुत सारी विधियां मैंने आपको बताई, ठीक है ना, समझा भी दी है। ये आपके शिक्षण विधियां साइंस वाली जो आपके सिलेबस में, इन सब की हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। व्याख्यान विधि में बोला सबसे प्राचीन है, बिल्कुल। हमारे जो आदर्श लोग थे ना, पहले वाले है ना, गुरु मुनि जो थे, बैठा लेते पंडाल में, भाई 100-200 लोग बैठे बोलते रहेंगे, वो आपको सीखना है। सोचो कितनी बड़ी बात है, टीचर आएगा, बोलेगा, सुनेगा, स्टूडेंट चुपचाप सुनेगा, उसको याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे। सोचो उन बच्चों का मेमोरी पावर कितना था। लेकिन उसमें पता क्या होता, आप जानते हो ना कि अगर आप अभी भी देखो तो साक्षरता जो रेट है, जो अपना एजुकेशन का जो रेट है, वो बहुत कम है। वो शुरुआत से ऐसा होता हुआ है, क्योंकि पहले बोला जाता था। अब 5 ऐसे बच्चे होते थे, सुन ले लेते थे, याद कर लेते थे, और बाकी का, और उसके बाद में वो कहाँ से देखें, क्योंकि जो गुरु ने एक बार बोलते दूसरी बार नहीं बोलते थे, ये पावर होती थी उनकी। तभी तो कहा था मोनोपोली, एक अधिकार होता था टीचर का, ठीक है ना। इसमें शिक्षक सक्रिय होता है, आप पढ़ा दिया। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो माइंड है, मेमोरी लेवल है, वो बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। बहुत बच्चों का बढ़ता है और कुछ बच्चों का होता ही नहीं, वो क्या कर सकते, ठीक है। चलिए मुख्य आधार क्या है, ये ध्यान रखना। अभिप्राय, ओपिनियन क्या है, किस टॉपिक को लेकर आप अपना ओपिनियन दिखा रहे हो, फिर इसको आप कैसे संप्रेषण कर रहे हो, कैसे उसका कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। फिर सूचना ग्रहण कैसे स्टूडेंट कर रहे हो। यहां तक शिक्षक क्रियाशील, एक्टिव रहता है, समझ में आ गई बात, पाठ्य पुस्तक बेस्ड होता है। व्याख्यान परियोजना हेतु रूपरेखा, क्या रूपरेखा बनाओगे,
तो भाई सिंपल सी बात है, आप अपना कुल मिला के कॉन्सेप्ट चैप्टर तैयार करो, चैप्टर में है क्या, उसके कुछ पॉइंट्स क्या है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यही सारी बातें यहाँ पर। व्याख्यान विधि की विशेषता क्या है, तो बालक को ध्यान केंद्रित सिखाती है, उच्च कक्षाओं के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी रहती है, ठीक है, कम समय में, आप समझ गए, ठीक है। चलिए, हास्य गहन तर्क से आप इसको अच्छा बना सकते हो, ठीक है, तो ये आप संबंध स्थापित कर सकते हो अलग सब्जेक्ट से, ठीक है, क्लियर है, कर सकते हो। याद हो गया, वैज्ञानिक विधि की सीमाएं आप मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर कुल मिलाकर टीचर की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात नहीं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वगैरह यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो चिंतन कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये मैंने समझा दिया आपको, है ना। चलिए, आप यहाँ तक आपको मजा आया होगा, आप बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते रहिए, है ना, एक एक पॉइंट मेरा सुनते रहिए, बिल्कुल आपको बोरिंग लेक्चर नहीं लगेगा, है ना, आपको मजा आएगा, लेकिन आप पॉइंट को सुनते रहिए, एक बार सुन लो और 2 इंटू की स्पीड से, जो पढ़ चुका हो 2 इंटू की स्पीड से, जो पहली बार पढ़ रहा हो मेरी बात को ध्यान सुन, ठीक है, और आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे, है ना। जहाँ इंग्लिश तो आई थिंक इसकी कहीं नहीं पढ़ाई जाती, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने भी खुद ने भी पढ़ा है ना, तो इंग्लिश तो ना के बराबर ही है, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, ताकि आपको जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और हिंदी मीडियम जो जिन हिंदी वर्ड्स को समझ ही नहीं पाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, ये बात, ठीक है। पहले छोटे लेक्चर करेंगे, फिर बड़े लेक्चर तक पहुँच जाएंगे, जैसा हम अदर सब्जेक्ट में करते हैं। ओके जी।